देखिए, BNYS या BAMS या MBBS इसके फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट होता है फिजियोलॉजी, जिसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इस सीरीज़ में हम फिजियोलॉजी के पेपर 1 को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजी के पेपर 1 में जो पहला टॉपिक है, वो है जनरल फिजियोलॉजी का। और जनरल फिजियोलॉजी के पहले टॉपिक जो है सेल, इस वीडियो में हम सेल को पढ़ेंगे। देखिए, जनरल फिजियोलॉजी में आपके जितने भी टॉपिक हैं, वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इस स्क्रीन पर जितने भी टॉपिक दिखाए गए हैं, हम इस पूरी सीरीज़ में वन बाय वन सबको कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम इसके पहले टॉपिक जो है सेल एज ए बेसिक यूनिट, इसको देखेंगे। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, सेल एज ए बेसिक यूनिट, यानी कि हम सेल की फाउंडेशन इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन, इसकी सेल थ्योरी और इसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, साइज, शेप, इन सब को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा ओवरव्यू है कि हम इस वीडियो में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोशिका होती क्या है। देखिए, कोशिका जो है वो शरीर की सबसे छोटी और जीवित यूनिट है, जहाँ जीवन की सारी क्रियाएँ होती हैं। देखिए, इसको समझिए कि जब तक कोई भी स्ट्रक्चर अपने आप मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ या रिस्पॉन्स नहीं दिखा सकता, तब तक उसे जीवित नहीं कहा जाता है। अब क्योंकि मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनल्स है अपने आप जीवित नहीं होते, क्योंकि उनमें खुद में कोई मेटाबॉलिज्म या ग्रोथ या रिस्पॉन्स नहीं होता। लेकिन जो सेल होती है, इसको हम जीवित यूनिट बोलते हैं, क्योंकि एक सेल के अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि जीवन की शुरुआत कोशिका से होती है। शरीर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी जो असली फंक्शनिंग होती है, वो कोशिका के लेवल पर ही होती है। अब सेकंड नंबर पर बात करते हैं सेल थ्योरी की। देखिए, जो सेल थ्योरी में जो क्लासिकल सेल थ्योरी है, वो स्लाइडेन और स्वान ने प्रपोज़ की थी। और उन्होंने बताया कि सभी जीव एक या एक से ज़्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं। यानी चाहे वह प्लांट हो या जानवर हो या कि फिर इंसान हो, सबकी बेसिक यूनिट कोशिका ही होती है। उन्होंने यह भी कहा कि कोशिका शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। बाद में एक और साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था विर्चाओ। ये एक बहुत उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जोड़ी कि जो नई कोशिका होती है, वो हमेशा पहले से मौजूद ही किसी कोशिका से बनती है। यानी कि कोई भी कोशिका अपने आप ऐसे ही नहीं बनती है, उसके लिए किसी न किसी पहले से मौजूद कोशिका का होना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी की। मॉडर्न सेल थ्योरी में हम सेल को और गहराई से देखते हैं। आज हमें पता है कि कोशिका के अंदर डीएनए होता है, जो अगले जनरेशन को इन्फॉर्मेशन देता है। सभी केमिकल रिएक्शन कोशिका के अंदर ही होती है और एनर्जी का निर्माण भी कोशिका के अंदर होता है। इसलिए आप समझो कि अगर आपकी कोशिका ठीक है, तो मतलब आपका पूरा का पूरा शरीर ठीक है। और अगर कोशिका बीमार है, तो यानी कि आपका पूरा शरीर बीमार है। अब समझते हैं कि कोशिका को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है। अब देखिए, कोशिका को स्ट्रक्चरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिकाएं मिलकर ही टिश्यू बनाती है और टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर पूरा का पूरा शरीर बनाते हैं। और अगर एक भी स्तर पर कोशिका कमजोर हो जाए, तो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर प्रभावित हो सकती है। इसलिए कोशिका को स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं।
अब बात करें फंक्शनल यूनिट की, तो इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि शरीर की हर एक्टिविटी कोशिका के अंदर होती है, जैसे कि सांस लेना, एनर्जी का बनना, सीक्रेशन, मूवमेंट, नर्व इम्पल्स का जाना, सब कुछ कोशिका के अंदर ही होता है। यहाँ तक कि हीलिंग और इम्यूनिटी भी कोशिका के स्तर पर ही होती है। इसलिए डिजीज को हम सेलुलर डिसफंक्शन कहते हैं। इन सभी कारणों की वजह से कोशिका को फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कोशिका के साइज, शेप और डाइवर्सिटी की। अब देखिए, कोशिका का आकार उसके काम पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर नर्व सेल की बात करें तो ये बहुत लंबी होती है, क्योंकि उसे काफ़ी दूर तक सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है। ओवम सबसे बड़ी कोशिका होती है, क्योंकि उसे न्यूट्रिशन को स्टोर करना होता है। आरबीसी का आकार ऐसा होता है कि जिससे ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा वह कैरी कर सके। कोशिकाएं बहुत बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सरफेस एरिया और वॉल्यूम का बैलेंस बिगड़ जाए तो एक्सचेंज ठीक से नहीं हो पाएगा। यही रीज़न है कि कोशिका को प्रकृति ने एक लिमिटेड साइज में ही रखा है। इसकी शेप की बात करें तो इसका जो शेप होता है वो इसके फंक्शन के अनुसार ही होता है। मसल सेल लंबी होती है ताकि कॉन्ट्रैक्ट हो सके, न्यूरॉन ब्रांच्ड होती है ताकि कम्युनिकेशन हो सके, एपिथेलियल सेल होती है वो चपटी होती है ताकि प्रोटेक्शन और एब्जॉर्प्शन हो सके। इसे हम एक लाइन में ऐसे कह सकते हैं कि फॉर्म फॉलोज फंक्शन, यानी कि जैसा आपका फंक्शन होगा, सेल की फॉर्म या कि फिर शेप भी उसका वैसा ही होगा। डाइवर्सिटी की बात करते हैं। देखिए, क्योंकि सभी कोशिकाओं की बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसी होती है, लेकिन उनका काम अलग-अलग होता है। इसलिए कुछ कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, कुछ में गोल्जी ज़्यादा होती है, तो कुछ में लाइसोसोम ज़्यादा एक्टिव होते हैं। यही डाइवर्सिटी शरीर को एफिशिएंट बनाती है। अगर सभी कोशिकाएं एक जैसी होती तो शरीर कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर पाता। इसलिए हर कोशिका या फिर हर टाइप की कोशिका अपने आप में डिफरेंट होती है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा-सा डिफरेंशिएशन उसमें देख लेते हैं। देखिए, एक बेसिक कंपैरिज़न समझते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ सरल होती है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएँ हैं, जिसमें अपन आते हैं इंसान, उनकी कोशिकाएँ कॉम्प्लेक्स होती हैं। इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, अलग-अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन सेल या फिर प्लांट सेल। मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ हैं, ये स्ट्रक्चरली सिंपल होती है, लेकिन बायोकेमिकल रूप से एफिशिएंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएँ स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स होती हैं और स्पेशलाइज्ड फंक्शन करती है। बात अगर कंक्लूजन की करें तो आप ये समझिए कि शरीर की जो भाषा है वो है कोशिका। अगर आप कोशिकाओं को समझ गए तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या फिर पैथोलॉजी सब सब कुछ आसान हो जाता है। आगे जब हम मेम्ब्रेन या ऑर्गेनल्स या कि फिर डिजीज पढ़ेंगे तो हर चीज़ की जड़ में हमें कोशिका ही मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इससे आपको कोशिका को और अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है कि अगर सेल्स प्रॉपर्ली डिवाइड न करें तो बॉडी पर क्या असर होगा? तो सिंपल सा आंसर है कि आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, टिश्यू का रिपेयरिंग जो होना है वो रुक जाएगा। क्योंकि होता ऐसा है कि जो नए सेल बनेंगे तभी आपकी ग्रोथ और हीलिंग होगी। अगर डिवीजन नहीं होगा तो ये प्रोसेस जो है ना नए सेल का बनना और ये सब, ये रुक जाएगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। अगर सेल्स प्रॉपर्ली डिवाइड, ये तो सेम क्वेश्चन है, ओके। देखिए, अगर मल्टी सेल्यूलर
बॉडी में सेल कोऑर्डिनेशन से काम नहीं करे तो क्या होगा? अब क्योंकि सेल्स अकेले तो होते नहीं हैं, कोऑर्डिनेशन जो है ना वो ग्रुप में काम करता है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो टिश्यू और ऑर्गन लेवल ये है ना फेलियर हो जाएगा, फेल कर जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, नहीं तो आपका टिश्यू या फिर ऑर्गन है वो ठीक से काम नहीं करेगा। अगर सेल साइज़ बहुत बड़ा हो जाए तो मेटाबॉलिज्म पर क्या असर होगा? अब देखिए सिंपल सी चीज़ है कि एक्सचेंज जो है ना वो स्लो हो जाएगा और जो सेल है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। देखिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो घटने से डिफ्यूज़न है ना उसमें दिक्कत आएगी। जब एनर्जी या कि फिर ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, एक्सचेंज नहीं होगा और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। अगर सेल मेम्ब्रेन न हो तो सेल एग्जिस्ट क्यों नहीं कर पाएगा? अगर सेल मेम्ब्रेन ना हो तो जो एक्सचेंज है सेल का और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज होता है वो नहीं हो पाएगा। अगर वो नहीं हो पाएगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा और सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अगर प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता तो क्या एडवांटेज मिलता? अगर प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता तो जेनेटिक रेगुलेशन बेटर हो पाता, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो डीएनए को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कंट्रोल करता है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी न्यूक्लियस होता तो उनकी जो जेनेटिक रेगुलेशन है ना वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता था। अगर आरबीसी में न्यूक्लियस मौजूद हो तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पर क्या असर होगा? देखिए इसका सिंपल सा आंसर है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो आरबीसी की कम हो जाएगी। कारण कारण इसका ये है कि जो न्यूक्लियस होता है ना वो जो जगह लेगा, जो जगह घेरेगा, तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन के लिए जो जगह है वो कम पड़ जाएगी। और अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो सिंपल सी चीज़ है कि ऑक्सीजन सेल को कम मिलेगी या फिर कम ट्रांसपोर्टेशन होगा। अगर मसल सेल स्पिंडल शेप न हो तो कॉन्ट्रैक्शन पर क्या असर होगा? अगर मसल सेल है वो स्पिंडल यानी कि लंबी पाइपनुमा न हो तो आपका जो फोर्स का जनरेशन है वो कम हो जाएगा, यानी कि आपकी बॉडी कम फोर्स जनरेट करेगी। जो शेप है वो फाइबर अलाइनमेंट और फोर्स ट्रांसमिट करने में मदद करता है, जो इसका स्पिंडल शेप है वो। अगर ये नहीं होगा तो फोर्स कम होगा। अगर न्यूरॉन बहुत छोटे होते हैं तो सिग्नल ट्रांसमिशन पर क्या असर होता? तो इसका आंसर ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर आपका एक्सॉन या फिर जो न्यूरॉन्स है वो लंबी है तो आपका सिग्नल है वो लंबी दूरी तक ट्रैवल करता है। अगर न्यूरॉन छोटे होते तो लंबी डिस्टेंस तक सिग्नल नहीं पहुंच पाता। इसके साथ आपका ये सेल एज ए बेसिक यूनिट वाला टॉपिक समाप्त होता है। आप सबने मुझे सुना, इतना समय दिया। थैंक यू वेरी मच।